प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मशहूर अमरीकी मुसन्निफ और स्कॉलर नोम चॉम्स्की ने इजरायली जारियत पर माजी में जो कहा था, आज भी सूरत हाल वैसी ही है। उसने कहा था, लिखा था, तो मुझ पर पानी बंद कर दो, मेरे बागात भी जला दो, मेरा घर बार तबाह कर दो, मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर दो, मेरे बाप को कैद कर लो और मेरी माँ को कत्ल कर दो, मेरे शहर पर बमबारी करो और हमें फाकों से मार दो, हमारी तजलील करो, लेकिन अगर हम अपना दिफा करें तो फिर हम पर यह भी इल्ज़ाम लगा दो कि तुम मुझ पर रॉकेट से हमला करते हो। आज फ़लस्तीन के खंडरात नोम चॉम्स्की से एक और दर्दनाक रुदात लिखने का तकाजा कर रहे हैं, क्योंकि फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा रोकने के लिए जो पत्थर बरसाए थे, उनके जवाब में फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चों को जदीद हथियारों वाले इजरायली फ़ौजी दस्ते ताकत दिखा रहे हैं। नाजरीन, इसराइल और हमास जंग 21वें रोज़ दाखिल हो चुकी है। इसराइल गज़ा को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के मिशन पर है। हमास की आड़ में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, लेकिन कोई भी इसराइल को रोक नहीं पा रहा है। इसराइल की तरफ से हालिया गोलाबारी और ज़मीनी ऑपरेशन के बाद गज़ा का मवासलाती निज़ाम भी तबाह हो गया है। यानी गज़ा लैंडलॉक तो पहले ही था, ब्लैकआउट भी हो गया है। मुस्लिम ममालिक समेत अक़वाम आलम सिवाय मज़म्मत के कुछ नहीं कर रहे हैं। मगरबी दुनिया तो बाकायदा इसराइल की पुश्तपनाही भी कर रही है। इसराइल ने तो अक़वाम मुत्तहिदा में पास होने वाली जंगबंदी की करारदाद को भी मुस्तरद कर दिया है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर मुसलमान ममालिक को क्या अपना रोल प्ले करना चाहिए? अगर ये जंग फौरी ना रुकी तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? इस वक्त गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मैं बात करूँगी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जलाल महमूद साहब। अल्फाज नहीं हैं, उस तकलीफ़ को हम बयान नहीं कर सकते जो इस वक्त आप लोग महसूस कर रहे हैं या जो आप लोगों पर इस वक्त बीत रही है। अब जो ख़बरें हैं कि गज़ा का हर तरह का जो राब्ता है इसलिए मुनक़ता किए जा रहा कर रहा है इसराइल कि गज़ा को वो सफ़ाए हस्ती से ही मिटाना चाहता है और चाहता है कि वो जो भी जुल्म और बर्बरियत वहाँ पे मचाए, दुनिया ना इसको देख सके, ना इस पर बात कर सके। इस वक्त आप बता सकते हैं गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गज़ा की जो सूरत हाल है, मेरा पास कोई अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त गज़ा के अंदर क़यामत सग़रा से भी बढ़कर है। 8000 के करीब शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 3,500 बच्चे हैं, 2000 के करीब ख़वातीन हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर बेबस, ना पानी, ना खाना, ना पीना, ना बिजली, ना कोई मेडिकेशन, ना कोई हॉस्पिटल्स रनिंग में है। तकरीबन कितने 7 से 8 तो अस्पताल भी तबाह कर दिए हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स तबाह कर चुके हैं और मज़ीद हॉस्पिटल्स को वार्निंग दिया जा रहा है कि उसको तबाह करने की। इसराइल मज़ीद यही बहानाबाजी कर रहा है कि हॉस्पिटल्स को जो है वो जंगजू यूज़ करते हैं हम पर हमला करने के लिए। इसराइल का दावा ये है, झूठा दावा है, झूठा इल्ज़ाम है। हॉस्पिटल का जंगजू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस वो एक बहाना बनाते हैं दुनिया के सामने। इस हॉस्पिटल्स को तबाह करने के लिए एक जवाज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं। जी, लोग इस वक्त क्या ज़्यादा कहाँ नकल मकानी कर रहे हैं? पहले तो हम ये भी देख रहे थे कि जो लोग निकलते हैं जुनूब की तरफ जाते हैं, उन काफ़िलों को भी निशाना बनाया जाता है। तो क्या लोग महफूज तरीके से नकल मकानी भी नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस वक्त इसराइल की ये कोशिश है कि फ़लस्तीनी जो गज़ा के हैं वो सब मिस्र चली जाएँ। इनकी कोशिश और इनका मंसूबा, इनका प्लानिंग है, ये आज से नहीं, बहुत साल से। और फ़लस्तीनी भी इतना दबाव डाला जा रहा है कि इनके ऊपर बमबारी किया जा रहा है, इनकी घरों पर बमबारी किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को दो तीन टुकड़ा किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों को किसी न किसी तरीके से फ़लस्तीनियों पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल कि वो मिस्र की तरफ जाए। और वो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनी शायद कि इसराइल का ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, क्योंकि फ़लस्तीनी अवाम बड़ी ज़िद्दी अवाम है। शायद मेरे ज़ाती ख्याल ये हैं, जहाँ तक मैं अपना अवाम को जानता हूँ,
शायद वो वहाँ पे दफन हो जाए, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन गज़ा नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल तो वो बेचारे नकली मकानी करने की कोशिश करते हैं कि जनूब की तरफ है। हाँ। ठीक है, क्योंकि यहूद मुसलसल लगातार उस इलाका में कर रहे हैं जहाँ इन्होंने वार्निंग दी है। जी सही। मुस्लिम दुनिया के रवैये से फ़लस्तीनी आप लोग कितने मुतमईन हैं? क्या जो मुस्लिम दुनिया का एक रोल होना चाहिए वो मुस्लिम दुनिया अपना रोल प्ले कर रही है? सूरत हाल तो ये है कि इज़राइल तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनको मानने की वो उनको मुस्तरद कर चुका है। अरब ममालिक जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं, इसराइल तो किसी तरफ आ ही नहीं रहा है। क्या मुस्लिम ममालिक की ये कोशिशें काफ़ी हैं जलाल साहब? मोहतरमा, आपने सवाल किया, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी फरमा कि मेरा जवाब पूरा आपने नाजरीन को सुना दे। यानी मेरे जवाब पूरा आपके नाजरीन को सुनना चाहिए, सुनना होगा। मुझे जब मुस्लिम ममालिक की बात किया जाता, मुझसे हर प्रोग्राम जहाँ जिस प्रोग्राम में मुझे हंसी आती है। मुस्लिम उम्मा है कहाँ है? क्या है मुस्लिम उम्मा? मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा, मैं जब भी जिस प्रोग्राम में जाता हूँ मुस्लिम उम्मा, मुझे मुस्लिम उम्मा नज़र नहीं आ रही है। ना मुझे नज़र आए, ना मेरा वालिद साहब को पहले, मुझसे पहले नज़र आए, ना मेरा दादा को नज़र आए। 75 साल से हमें मुस्लिम उम्मा नज़र नहीं आए। कौन सा मुस्लिम उम्मा? कौन सा ओआईसी तंजीम वो इस्लामी तंजीम है, वो कहाँ पर है जी? कोई मुस्लिम उम्मा हमें नज़र नहीं आ रही है, और ना हमें मुस्लिम उम्मा से कोई उम्मीद है। मुस्लिम उम्मा के सामने फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है, फ़लस्तीनियों का कत्ल आम किया जा रहा है। मुस्लिम उम्मा है जिसके लिए फ़लस्तीनी अवाम मस्जिद अल अक्सा के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। ये मस्जिद अल अक्सा मुस्लिम उम्मा का नहीं है क्या? या ये मस्जिद अल अक्सा सिर्फ फ़लस्तीनियों का है? सही। क्या ये मस्जिद अल अक्सा की जो हिफाजत करना है कि ये सिर्फ फ़लस्तीनियों की जिम्मेदारी है? क्या मुस्लिम उम्मा, जो मुस्लिम उम्मा किधर की मुस्लिम उम्मा है ही नहीं मुस्लिम उम्मा मोहतरमा। मुस्लिम उम्मा का ज़मीर मर चुका है, मुस्लिम उम्मा का ज़मीर मर चुका है। मेहरबानी फरमा कि मेरी अल्फाज काटना मत। सही। मुस्लिम उम्मा का ज़मीर मर चुका है। मुसलमान ममालिक से आप लोग नहीं रही है। सही, बिल्कुल उनके रवैये से आप लोग मुतमईन नहीं हैं। जो मगरिब है वो इजराइल के साथ है, तो कैसे इसका हल निकलेगा? हल निकलेगा जब तक इसराइल, देखिए मैं आपको बताऊं, इसराइल के साथ ये मुजम्मत है, ये बयानात है, ये किसी काम की नहीं है। और मैं हमेशा यही कहता रहा, फ़लस्तीन गज़ा के ऊपर ये तकरीबन कितना जंग हो चुके हैं, और मैं कितना दफ़ा प्रोग्रामों में, इंटरव्यूज़ में आ चुका हूँ पाकिस्तान की तमाम चैनल्स पे। हमेशा मैं कहता हूँ, आज से नहीं सालों साल से कह रहा हूँ कि भाई इसराइल मुजम्मतों से, बयानातों से इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मुसलमानों के अंदर गीरत नहीं जागेगी, जब तक मुसलमान खड़े होकर इसराइल को जोर ज़बरदस्ती नहीं रुकेंगे और इसराइल को करारदादों पर अमल दरामद करने पर पाबंद नहीं करेंगे, जो करारदादें मंजूर हो चुकी है, जो ऑलरेडी करारदादें मौजूद हैं, उस पर जब तक इसराइल को अमल दरामद करने के पाबंद नहीं करेंगे, ये फ़लस्तीन का कत्लेआम होता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद साहब, मेरे बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की आमद पर बज़ाहिर रेड कार्पेट नहीं बछाया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वो अभी तक इत्तेहादी होने का तासुर भी नहीं तोड़ पाए हैं। गिले शिकवे भी हैं, लेकिन नाराज़गी भी है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई इजहार नहीं। मुखालिफ बयानात हैं, लेकिन बाकायदा पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तो है, लेकिन बाकायदा कोई एहतजाज भी नहीं है। अब बाकी सियासी जमातों की तरह पीपल्स पार्टी को भी ये लग रहा है कि 2018 की सियासी फिल्म को बस किरदार बदल कर 2023 में चलाने की कोशिश हो रही है। फ़र्क बस इतना है कि कल जो हीरो था वो विलन बनकर जेल चला गया है, और जो कल के विलन थे उनको आज हीरो बनाकर सियासी अखाड़े में उतारा जा रहा है। मगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ये कहते हैं कि जानबूझकर ये तासुर बनाया जा रहा है कि हमें इंसाफ नहीं बल्कि फेवर दी जा रही है। कैसे जावेद लतीफ़ साहब ने इस तासुर को रद्द किया, ज़रा देखिए।
आज क्यों ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ को जो इंसाफ मिल रहा है वो फास्ट ट्रैक पे है? इसका मतलब ये हुआ मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, और अगर मुझे इंसाफ मिल जाए तो फिर आप मुझे लाडला कहते हो और मुझे कहा जाए फास्ट ट्रैक पे इनको इंसाफ मिल रहा है। इंसाफ भी फास्ट ट्रैक पे होता है। इंसाफ तो वक्त को नहीं देखता, इंसाफ तो किसी का चेहरा नहीं देखता, इंसाफ तो हर वक्त होना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए। क्या मियां जावेद लतीफ साहब का ये मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बाकी सियासी जमातों को मुतमईन कर पाएगा? पीपल्स पार्टी इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर बहुत बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। अब सवाल ये है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने ये मामला किस फोरम पर उठाया, और इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हरीफ सियासी जमातें हैं। इनका एक तल्ख़ माजी भी है जिसे भूलने के लिए हम सबको याद है 2006 में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, जिसमें यह तय पाया था कि दोनों सियासी जमातें अब एक दूसरे के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होंगी, ना ही हुकूमत के हसूल के लिए चोर दरवाजे का इंतखाब करेंगी। पीपल्स पार्टी माजी में इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम भी नून लीग पर लगा चुकी है। अब एक बार फिर इलेक्शन से पहले मिसाक़ जमहूरियत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और पीपल्स पार्टी के लोग मुस्लिम लीग नून को उसी मुआहदे की पासदारी की याद दहानी भी करा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले बाकी सियासी जमातों को मिसाक़ जमहूरियत की तरफ लाने के लिए कोई मुफाहमती अमल शुरू करने का कोई इरादा रखती है? अब दूसरी तरफ हतमी तो नहीं, लेकिन इलेक्शन की जो एक मुजव्वज़ा डेट सामने आई है वो तो 28 जनवरी है। इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात के अल्तवा के इम्कान को रद्द कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी इलेक्शन की डेट मांग रही है। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? मैं बात करूंगी। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब आपका। नैयर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्यों लग रहा है या ये क्यों तासुर है, ये नून लीग भी पूछती है कि आप लोगों को लगता है कि नून लीग को फेवर्स दी जा रही हैं, नवाज शरीफ को साथ लाडला प्लस जैसा जो है वो सलूक किया जा रहा है, और आप लोग समझते हैं कि जो 2018 के विलन थे आज उनको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, और जो कल के हीरो थे वो आज जेल जा चुके हैं। तो ये क्यों इतनी इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ के स्पेशली वापस आने के बाद? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें स्टेट ऑर्गन्स के पैरामीटर्स डिफाइन है, और फिर केयर टेकर का कंडक्ट भी कौम के सामने है, और उनकी ज़िम्मेदारियां भी जो आइनी तौर पे हैं और कानूनी तौर पे वो भी बड़े वाज़े हैं। और जो फैसिलिटेशन 2018 में दी गई, अगर उसी को रिपीट किया जाएगा तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उन पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। 2018 के इलेक्शंस में भी एक क्वेश्चन मार्क था, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त भी अपनी आइनी, कानूनी और सियासी जिम्मेदारी समझी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को परसुएट किया कि आप पार्लियामेंट के फोरम को न छोड़ें। आज भी अगर वही चीज़ रिपीट की जाएगी तो उसके कोई ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर नज़र नहीं आएगी, और आने वाले इंतखाबात के नताइज पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सही, और बज़ाहिर जो बारियां लेने की बात होती थी कि एक बारी पीपल्स पार्टी की, दूसरी नवाज शरीफ की, नून लीग की, चलें बीच में एक बार तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को आजमा लिया, उसके बाद फिर नून लीग की तरफ वापस आ गए, और कहा जा रहा है हो सकता है उससे अगली बारी, यहाँ टर्म मुश्किल ही पूरी होती है हमारे मुल्क में, कहने को तो जमहूरियत है, हो सकता है उसके बाद बिलावल की बारी आ जाए। बात बारियों की नहीं है, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अवाम का जो फैसला हो उसको तस्लीम करना चाहिए, लेकिन फैसला वो जो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की सूरत में सामने आए। सही। पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई वो अपने वोट बैंक पे और इंतखाबी नताइज की बुनियाद पे आई। दीगर जमातें जो मसलन 2002 में आप देख लें, पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन मनूवरिंग की गई और फिर किसी और को इक़्तिदार दिया गया। 1998 में आप देख लें कि पंजाब में डिज़ाइन हमसे छीना गया, तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तो वो हुकूमतें, चाहे वो केयर टेकर हों
चाहे वो डिफेक्टो पावर्स हों, और उनका कंडक्ट आपके सामने है। और आपको पता है कि IGI कैसे क्रिएट की गई थी इस वक्त 1988 में भी। तो अब जो सूरत हाल है उस पर भी हम कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करती, पीपल्स पार्टी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन अभी जो केयर टेकर सेटअप आया है और फिर जो उनका कंडक्ट है और फिर जो फैसिलिटेशन है मियाँ साहब के लिए, इस पर हम मोतरज़ हैं और हम कहते हैं कि जी आप लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को फराहम करें। सही। तो ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कहती, सही है, कॉमन आदमी भी कहता है कि जिस अंदाज से मियाँ साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है। सही। अब बात यह है कि इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर है, तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड आप सबकी बात करते हैं तो फिर उस उसूल के लिहाज से तो इमरान खान को भी बाहर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब खेल से पहले ही नतीजे का इल्म हो जाए तो उस खेल को मानेगा कौन? मेरा मतलब अब इलेक्शंस को मानेगा कौन? सबको अगर चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही नज़र आ रहा है लाडला प्लस के तनाजुर में, कौन मानेगा ऐसे इलेक्शंस को? पहली बात है कि इमरान खान साहब जेल में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है तो कोर्ट ऑफ लॉ से उनकी कन्विक्शन है, अपीलें उनकी फ़ाइल हुई हैं, और जो नताइज के बाद आप कर रही हैं तो यही बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को अवाम नास तस्लीम करेंगे। अगर इस तरह किस्म की फैसिलिटेशन होगी और तासर ये दिया जाएगा कि फ़लाँ जमात को इक़्तिदार मिलेगा, तो उन नताइज पे तो बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। जब नताइज पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकालने के लिए मैं समझता हूँ कि फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं, और इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ का डायलॉग करने में भी कोई हर्ज नहीं है। डायलॉग किसके साथ? जो पॉलिटिकल पार्टीज आज ECB के पास लिस्टेड हैं, हाँ। मैं समझता हूँ कि वो डायलॉग अगर करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव किया है। आपके सामने है कि हमने 77 की मूवमेंट अपने खिलाफ देखी, फिर हम MRD में भी थे, और वो लोग जो PNA की मूवमेंट चला रहे थे वो हमारे साथ बैठे हुए थे। तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा इस मुल्क में एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को तक़वियत देने के लिए, साहब जिस तरह स्पेशल ट्रीटमेंट नवाज शरीफ के साथ हो रहा है, वापस आने से पहले जमानतें उनको मिल गई कि वो 24 तक उन्हें जो है ना वो हिफाजती ज़मानत दे दी गई। अब जिस तरीके से उनके केसेस को भी ट्रीट किया जा रहा है, क्या हमारे मुल्क का सिस्टम एक आम आदमी के लिए भी ऐसा है, आप समझते हैं? यही तो इतराज़ हम कर रहे हैं कि जी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन होना चाहिए ना। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को आप इस किस्म की फैसिलिटेशन देंगे, जैसे इमरान खान को मिलती रही, जैसे इमरान खान को रिलीफ्स मिलती रही, अब वो उसी किस्म के अंदाज से रिलीफ अगर नवाज शरीफ साहब को मिलेगी तो सवाल तो उठागा, सवाल उठते भी हैं और सवाल उठेगा भी। इसलिए हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात करते हैं कि जो कंडक्ट मौजूदा केयर टेकर्स का है या ECB का है, या फॉर दैट मैटर जो रिलीफ उनको कोर्ट से मिलती है, मैं समझता हूँ कि ये मियाँ साहब की मैनेजमेंट अच्छी होती है कि कोर्ट से रिलीफ ले लेते हैं। उन्होंने 2007 में भी ले ली, वापस आ गए, जब गए 2000 में दिसंबर में गए तब भी मामला तय करके गए। तो आज आप लोगों को वाकई रिग्रेट होता है इस बात पे कि आप लोगों को इस हुकूमत का हिस्सा बनना नहीं चाहिए था? ऑल्दो PDM का तो हिस्सा नहीं थे आप लोग, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी थे। उस हुकूमत का हिस्सा बनने पर खुर्शीद शाह साहब को तो रिग्रेट है, वो कहते हैं हमें माफ़ी दे दें, हमसे गलती हो गई। क्या वाकई पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बतौर पार्टी पॉलिसी अगर मैं पूछूं, आज वाकई पार्टी रिग्रेट फील करती है कि हमें नहीं इस हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए था? गुजारिश ये है कि जब हम गवर्नमेंट में गए थे तो किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं था, हाँ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला था। और गवर्नमेंट में जाने से पहले जब नो कॉन्फिडेंस मूव किया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी CEC की मीटिंग में ये फैसला किया था कि हम नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, और वो CEC की मीटिंग कराची में हुई थी दिसंबर 2021 में,
और फिर नो कॉन्फिडेंस के बारे में भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि हम मार्च में इसको टेबल करेंगे। तो इंडिविजुअली या एक पार्टी तो इस पोजीशन में नहीं थी कि आप नो कॉन्फिडेंस मूव करें, तो इसलिए पीडीएम की जमातों ने और पीपल्स पार्टी ने तावन किया और एक आइनी तरीका अख्तियार किया। आइनी तरीके ज़रिए हमने इमरान खान की गवर्नमेंट को आउस्ट किया, उसके खिलाफ कामयाब हुआ नो कॉन्फिडेंस, और फिर गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट अगर ना होते तो मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना बन सकते। अगर अदम एतमाद लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद ना होती, जो नून लीग कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद थी कि नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, क्या हालात बदल जाते? अगर इमरान खान की हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाता, और ये पिछले 16 साल पीडीएम की हुकूमत के देख लें जिसमें आप भी हुकूमत का हिस्सा थे, अगर ना लेके आते जिस मकसद के लिए आप लोग लेकर आए नो कॉन्फिडेंस मूव, क्या वो मकसद पूरा हुआ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पर फोर्स किसी गवर्नमेंट को बाहर ना निकाला जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है कि 2014 में जब इमरान खान धरना लेके आ गए थे इस्लामाबाद, तो पीपल्स पार्टी ने उनके इन इक़दामात को सपोर्ट तो नहीं किया, बल्कि अपोज किया कि ये कोई तरीका नहीं है किसी को हुकूमत से बाहर निकालने का। आइनी तरीका जो है वो इख्तियार करते हैं इमरान खान साहब। अब जब यह इमरान खान को निकालना था तो एजिटेशन के ज़रिए हुकूमतें ख़त्म करना यह मुनासिब बात नहीं है। आइन में अगर प्रोवाइडेड है कि आप नो कॉन्फिडेंस लेके, अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ है तो आप नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए किसी को हुकूमत से निकालें, तो हमने तो वो रास्ता इख्तियार किया। और आज भी हम समझते हैं कि अगर इस मुल्क में आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो फिर आइनी जो प्रोविजंस हैं उन पे अमल दरामद होना चाहिए, और उसके नतीजे लेकिन आज गलती तो मानते हैं आप लोग? हम नहीं, कतल नहीं, इसलिए कि मेरी पार्टी का डिसीजन था और पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन था। शाह साहब ने जो बात की शायद उनकी पर्सनल राय हो, अच्छा, और वो महसूस करते हो कैबिनेट में बैठ के तो शायद वो डिलीवर किया या नहीं किया, उसका वो बेस्ट जजमेंट वो दे सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो पार्टी का एज अ होल डिसीजन था, और उस पर हम अचीवमेंट भी थी और कोई हार्डशिप्स भी थी। सही, अचीवमेंट्स में भी आप कौम के सामने हैं, और हार्डशिप्स बिल्कुल इकॉनमी जो थी उसके हवाले से या प्राइस हाइक के हवाले से बिल्कुल प्रॉब्लम्स थी, और अवाम नास के लिए तकलीफ़ थी कि उनके दस्तरस में मामलात नहीं रहे, वो उनकी कुव्वत ख़रीद नहीं रही, महंगाई आसमानों को छू रही थी, ये प्रॉब्लम बिल्कुल थे। लेकिन ये आफ्टर इफेक्ट्स थे उस गवर्नमेंट के जो पौने 4 साल बैठी रही। उस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनके आफ्टर इफेक्ट्स थे, और अब हम समझते हैं कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे, तो फिर उनके नतीजे पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सियासी जमातों के लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर शिकवे तो पहले भी थे, मगर जब से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वापस आए हैं तब से शिकवे शिकायतें बहुत कहीं पीछे रह गए हैं, और ज़मानत कबल अज़ लैंडिंग से लेकर रियासती शाहाना प्रोटोकॉल नज़र आ रहा है। जेल जाए बगैर नवाज शरीफ को अदालतों से रिलीफ भी मिल जाता है। फिर सोने पे सुहागा कि पंजाब हुकूमत अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर देती है और बाकी मामला अदालतों पर छोड़ दिया है। सियासी मुखालिफिन का मानना है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे का खेल वही पुराना है, कुछ बदला है तो किरदार बदल गए हैं। एक लाडला गया है तो उसकी जगह दूसरा लाडला बल्कि लाडला प्लस आ गया है। पीटीआई को शिकवा है कि तहरीक इंसाफ को लीडर समेत सियासी मैदान से नॉकआउट करके नून लीग का रास्ता साफ किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ नून लीग से यह भी शिकायत है कि नवाज शरीफ ने वापस आकर बर वक्त इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं किया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पीडीएम हुकूमत में जाना गलती थी, हम माफ़ी मांगते हैं।
नवाज शरीफ को भी इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए था। खुर्शीद शाह साहब के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मगर नून लीग ये समझती है कि मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं बल्कि इंसाफ मिल रहा है। सवाल ये है कि कल तक दूसरों को लाडला कहने वाली मुस्लिम लीग नून अपने हवाले से बनने वाला जो लाडला प्लस का तासुर है, इसको कैसे ज़ायल करेगी? एक पहलू ये भी है कि बाकी सियासी जमातें इलेक्शन से पहले मुफाहमत और ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही हैं, मगर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद मुज़ाकरात होने चाहिए। सवाल ये है कि नून लीग इलेक्शन से पहले मुज़ाकरात की हामी क्यों नहीं है? क्या सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के बाद आप ग्रैंड डायलॉग करने की आपकी नीयत है? मतलब कि जब बांस रहे ना ही बांसुरी बच पाए। पीटीआई रहनुमा और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान होने वाली हालिया मुलाकात को भी मुफाहमत की कड़ी कहा जा रहा है। अगरचे पीटीआई रहनुमा ने इसे सिर्फ एक गैर सियासी मुलाकात और सिर्फ महज एक ताज़ियत कहा है, लेकिन इससे पहले कई सालों तक ऐसा मौका नहीं आया जिसमें हमें ऐसी कोई बर्फ़ पिघलती नज़र आई हो। यहाँ एक नए सियासी इत्तेहाद की खबरें भी चल रही हैं। ये नई सूरत हाल और सियासी जमातों की तनकीद जो है ये मुस्लिम लीग नून के लिए कितनी परेशान कुन है और मुस्लिम लीग नून इस पर सोचती क्या है, स्पेशली जो एक अलकाबात दिए जा रहे हैं लाडला और लाडला प्लस। मैं बात करूँगी, मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, कल तक आप किसी और को लाडला कहते थे और कहते थे कि स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ है, कैसे इमरान खान को लाया गया, कैसे सपोर्ट किया गया, कैसे इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया, पूरी एक रुदात सुनाते हैं आप लोग। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फ़िल्म वही है, किरदार बदल गए हैं, कल के विलन आज के हीरो और कल के हीरो आज के विलन बन चुके हैं। तो जो इल्ज़ामात आप लोग कल इमरान खान पर लगाते थे, सेम वो इल्ज़ामात आज आप लोगों पर लग रहे हैं राना साहब। ये देखें, शाजिया इल्ज़ाम लगाना या इस कज़े में बातें करना या पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग करना, वो तो खैर सियासतदानों का एक है इलेक्शन के दौरान। तो या इसका मतलब आप लोग भी सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते थे, हकीकत नहीं, का कोई ताल्लुक नहीं। बात सुन लेना है कि आपकी मुसीबत ये होती है, बात सुनते नहीं, बीच में आप इंटरप्ट कर, पूरी बात तो सुन लिया करें, फिर आप जितने मर्जी क्वेश्चन करें जी। मकसद क्या, मैं ये कह रहा था कि हमारा वो आप ज़रा देखें ना, 2014 का लंबा ना जाएं, पीछे ना जाएं। 2014 धरना हुआ, किस तरह हुआ, किस तरह प्रोजेक्शन हुई, पनामा लाया गया, साजिश हुई, कितनी बड़ी साजिश हुई, और प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ साहब, उनको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और कामा पे किस तरह कन्विक्शन हुई, जजों ने क्या बयान दिए, किस तरह उन्होंने बताया, किस तरह वीडियो लीक्स हुई। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्टेबल लाया गया, फिर प्री पोल जो रिगिंग थी वो किस तरह हुई, किस तरह RTS बिठाया गया, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब सिर्फ इस बात से कहना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और उनको रिलीफ मिला, इंसाफ मिला, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी, किसको नहीं पता, अदालतों को नहीं पता कि वो किस तरह सजाएँ हुई, किस तरह सारे मामला चले। अगर उनको रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ भी वो नहीं है सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ के, एक उनको बेल प्रोटेक्टिव देते हैं या लेकिन राना साहब, एक आम बंदे के लिए तो इतना फास्ट प्रोटोकॉल, इतना फास्ट इंसाफ का सिस्टम हमारे मुल्क में तो नहीं है एक आम बंदे के लिए। नहीं, अब बात आप उधर चले जाती हैं कि जी आम बंदे के लिए तो फिर इस तरह तो बात बहुत दूर जाती है, वो सिस्टम पे बात आ जाती है जी। लेकिन मसला ये है कि एक मुझे बताएं कौन से पॉलिटिकल लीडर जो हैं, जब भुट्टो साहब के साथ हुआ, जो उसके बाद जितने केसेस हुए, या उससे ये अगर एक बंदा जिस लेवल पे है उसके उसी तरह ही केसेस भी उसी तरह ही टेकअप किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आज चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं और उनकी जो इंसाफ पसंदी है या इनकी जो अमलदारी है उसके मुतालिक तो उनके मुतालिक कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ अगर सिस्टम में आके एक जायज़ रिलीफ या इंसाफ मिल रहा है जो कि बनता था, तो उस पर अगर इस तरह वावे लगा, मसला ये है कि हमारी यही तो हमारे मुल्क का सिस्टम है कि हमें रिलीफ मिले तो वो जायज़ भी होता है, हलाल भी होता है, सब कुछ होता है। ऐसा ही स्पेशल ट्रीटमेंट जब अदालतों में इमरान खान को मिलता था, कोई जज साहब गुड टू सी यू कहते थे तो आप लोग कहते थे स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। तब आप लोग ये नहीं समझते थे कि जिस लेवल का बंदा है उस तरह उसको अगर ट्रीटमेंट मिले तो बेहतर है। अब आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है, जिस लेवल का बंदा है, जिस पाए का या जिस स्टैंडर्ड का या जिस पाए का सियासतदान है, उसको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मतलब कि अपने साथ कुछ हो तो वो ठीक, दूसरे के साथ हो तो गलत।
नहीं, ट्रीट का मैं नहीं कहा कि ट्रीट करना चाहिए, मेरा मतलब उनके केसेस की वो प्रायोरिटी होती है, उसकी सेंसिटिविटी होती है। देखना आज चीफ जस्टिस ने जो एक कमेटी बनी है 3 जजेस की केसेस के लगाने के लिए, वहाँ भी उन्होंने प्रायोरिटी सेट की है कि इस किस्म केसेस जो है वो उनको प्रायोरिटी पे सुना जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये जो बात आप करते हैं कि गुड टू सी यू, मुझे बताएं कौन जज कहता है कि उनको मस्जिद में लाएं और उनको कहना गुड टू सी यू? किसने कहा है कि मियाँ साहब को गुड टू सी यू? किसने कहा है कि उनको मस्जिद में लाएं? जाए हैं आम तौर पे बैठे हैं, बेंचों में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, उसी अदालत में बैठे हैं जहाँ सारी दुनिया बैठती है, जाके आम आदमी बैठता है। तो ये ना बात इस तरह ही करें। बाकी आपका काम है, आपके इत्तेहादी जो हैं वो ही ज्यादा गिले शिकवे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि ग्रेसफुली अगर अदालतों का सामना करते, सरेंडर करते आके नवाज शरीफ साहब तो बहुत अच्छा होता। दूसरा उनका गिला ये है कि जब से वो आए उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि जल्द इलेक्शन करवाएं। तो हमें नहीं, आपके इत्तेहादियों को बहुत ज़्यादा गिले शिकवे आप लोगों से, राना साहब। नहीं, देखें जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमारे इत्तेहादी कहते हैं, इस वक्त मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन की आमद है और उनको पता है इलेक्शन का माहौल है, तो वो इस वक्त अपनी एक स्पेस बना रहे हैं इस तरह की बयानात दे के। वरना जो इत्तेहादी हमारे रहे हैं 16 महीने साथ, तो उनकी हुक्मरानी में ज़्यादा हिस्सा था, तो उससे वो अगर आज बात करते हैं या डिस्टेंस थोड़ा क्रिएट करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये लोग जो हैं वो बाशऊर हैं, उनको इल्म है सारा चीज़ों का। उनके कहने से शायद उनको वो स्पेस या वो पोजीशन ना मिल सके सियासत में या इलेक्शन के दिनों में। तो मैं समझ, दूसरा आपने कहा कि जी वो कहते सरेंडर करते, तो सरेंडर तो किया मियां नवाज शरीफ साहब ने जब प्रोटेक्टिव बेल ख़त्म हुई है, तो वहाँ जब वो पेश हुए हैं उसी दिन 24 को, तो वहाँ सबसे पहले जजेस साहबान को यही हमारे वकला ने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने आज अदालत में सरेंडर किया। जो टाइम था 24 को तक उनकी प्रोटेक्टिव बेल थी, उन्होंने आगे सरेंडर कर दिया, अदालत के रहमो करम पे आपको छोड़ दिया। आगे जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं, जिस तरह की जज साहबान ने वहाँ पे उस पर टेकअप किए केसेस, किस तरह की आर्गूमेंट्स हुए और वहाँ पे अदालतों की। आप लोग तो समझते हैं राना साहब कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बनेंगे तो शहबाज शरीफ वापस पंजाब आएंगे, फिर वही सारा सेटअप चलेगा? ये बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे, हम मेजॉरिटी क्लीन स्वीप करेंगे। देख लें आप, ये जो वावेल है ना शोर शराबा पीटीआई का और इधर मैं ये बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ फिर शहबाज शरीफ साहब वापस पंजाब आएंगे ना? उस वक्त मैं अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा हाल उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक अमल होगा। अगर पार्टी कहती है कि वो पंजाब में चले जाएं, वो पंजाब में चले जाएंगे। अगर वो फैसला होता है कि उनको जिम्मेदारी कोई मरकज़ में मिलनी है तो मरकज़ में जिम्मेदारी मिल जाएगी। ये तो फैसला उस वक्त होना है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक है कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो बाकायदा से कैंपेन्स वगैरह कब से स्टार्ट हो रही हैं? नवाज शरीफ साहब जिन्हें लीड करेंगे कैंपेन तो हमने शुरू कर दिया है। रिसेप्शन थी मियां नवाज शरीफ साहब की, वो एक कीतुल मिसाल उनका इस्तकबाल भी था और इलेक्शन का एक हमारा किक ऑफ भी था। और अभी भी मीटिंग शुरू होंगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, और जलसे जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, इलेक्शन में बिल्कुल पार्लियामानी बोर्ड बनेंगे, बिल्कुल इलेक्शन शुरू हो चुका है। सही। ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आप नहीं समझते कि ये ज़रूरत है वक्त की कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए ताकि सब एक नुक्ते पर, एक एजेंडे पर मुत्तफिक हैं, कोई चोर दरवाजे से ना आए, कोई किसी के कंधे पे चढ़ के ना आए, कोई किसी का सहारा लेकर ना आए, जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है पार्टियों का, स्पेशली आप लोगों के इत्तेहादी जिनका 2006 में आप लोगों के साथ मिसाक जमहूरियत भी हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जोर दे रहे हैं ग्रैंड डायलॉग इस वक्त की ज़रूरत है। नहीं, ग्रैंड डायलॉग खुदा न खास्ता कोई इस वक्त कोई आमरीत नहीं है जिसके खिलाफ कोई डायलॉग करके कोई हमने इत्तेहाद बनाना है। ग्रैंड डायलॉग मुझे नहीं समझ आती कि इसके पीछे क्या स्पिरिट है या उसकी क्या फिलॉसफी है। अभी इलेक्शन है, अपनी अपनी जमात जो है, जो पार्टियां पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना इलेक्शन लड़ें, और किसी ने सीट एडजस्टमेंट करनी है, किसी ने किसी के साथ इत्तेहाद करना है, तो उनका अपना अपना फैसला है हर पार्टी का। तो इलेक्शन के बाद ग्रैंड डायलॉग हो सकता है कि एक सिस्टम को लेके चलें और कम से कम मिनिमम जो एक लेवल है उस पर हम एग्री करें, जिस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी है या दूसरे मामलात हैं, जो मिनिमम एक हम बेंचमार्क कह सकते हैं, उस पर चलें ताकि मुल्क को आगे लेके चलें।
बाकी पॉलिटिक्स है। अब ग्रैंड डायलॉग मुझे आप समझा दें, ग्रैंड डायलॉग किस पॉइंट पे करें हम? क्या इत्तेहाद बनाते हैं? आए किसके लिए हम इकट्ठे होते हैं? इलेक्शन तो होने जा रहे हैं। इकट्ठे होते हैं कि किसी के सहारे से नहीं आना, चोर दरवाजे से नहीं आना। नहीं तो अभी इसमें कौन चोर दरवाजे से आ रहा है? देखिए पीपल्स पार्टी से पूछे ना आप एक गलत असर जो फैल गया है। देखिए अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह ताला, तो उसमें वोट डाले जाने हैं, सारा कुछ होगा, आपके सामने होगा, मीडिया भी इधर है, इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर हैं वो भी आएंगे, देखेंगे, आप प्रोसेस देखेंगे। क्या हमें कोई इलेक्टेबल्स ला के दिए गए हैं? क्या हमें कोई ऐसे कैंडिडेट मिले हैं? हमारी तो अपनी पार्टी इतनी मजबूत है, इतने कैंडिडेट हैं, इंशाल्लाह ताला वही खड़े होंगे और जीतेंगे। या तो ना कि हमें किसी जगह सपोर्ट चाहिए कि जी हमें आप कैंडिडेट हमारे पास नहीं है, उठा के हमें भेजें, या आजकल को जीत जाते हैं, कोई इंडिपेंडेंट हमें जरूरत पड़ती है तो जहाज़ों में बार के या किसी जीप में बिठा के उनको ला के पंजाब असेंबली में दिया जाता है उसको बुजदार के लिए। तो ये चीज़ें उस वक्त आप पॉइंट आउट करेंगे जी देखिए आपको सपोर्ट है। तो एक इलेक्शन है, इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन है, आज़ाद इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, और बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने बिलाखिर आज जहानिया में अपना पहला पावर शो कर दिखाया। ये पार्टी इंतखाबी सियासत में कितना कामयाब होती है ज़ाहिर है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन अपने पहले पावर शो से एक अच्छा तासुर कायम करने में ज़रूर ये पार्टी कामयाब हुई है। IPP क़यादत ने यह दावा किया है कि पंजाब की सबसे छोटी तहसील जहानिया में कभी इतना बड़ा किसी ने सियासी शो नहीं किया है। जो लोग हमें अवामी हिमायत ना होने के ताने दे रहे थे वो अब देख लें। जलसे से खिताब करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने कहा कि अपोजिशन जमातों को दुश्मन नहीं समझते, नफरत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। क्या कहा तरीन साहब ने, ज़रा देखिए। जिस जज्बे से हम PTI में शामिल हुए थे वो काम पूरा नहीं हो सका। PTI कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था। तो अपोजिशन पार्टियां जो है ना वो भी पाकिस्तान की पार्टी हैं। हमने इनको अपना दुश्मन नहीं समझना, नफरत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। नाज़रीन, जलसे में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने खिताब करते हुए इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि कहाँ है नया पाकिस्तान और कहाँ हैं वो लोग जिन्हें आप कहा करते थे कि 10 बार भी वज़ीर आज़म बना तो उन्हें ही वज़ीर आला बनाऊंगा। क्या कहा अलीम खान ने, ज़रा देखिए। और बदनसीब है वो जिसके पास जहांगीर खान जैसा आदमी मौजूद था और उसने जहांगीर खान को जाया किया। वो जो तहरीके इंसाफ वाले हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों ने जहांगीर खान को, अलीम खान को कुर्बान किया था, किसके लिए कुर्बान किया था? बुजदार के लिए। वो किधर है आज बुजदार? वो किधर गया महमूद खान? वो बुजदार जिसके लिए इमरान खान कहता था मैं यहाँ पे 10 दफा भी वजीर आजम बनूंगा तो मेरा वजीर आला उस्मान बुजदार ही होगा। वो किधर है बुजदार? नाजरीन, जलसा नहीं कर सकते लेकिन पंजाब में आज भी PTI की जड़ें मजबूत हैं। PTI क़यादत भले मैदान में मौजूद ना हो लेकिन उनका वोट बैंक भी बहरहाल कायम है। इसी तरह दूसरे हरीफ नवाज शरीफ की भी वतन वापसी के बाद ये मुकाबला ज़ाहिर है और सख्त हो जाएगा। सवाल ये है कि इन हालात में पंजाब में कोई खातिर खा कामयाबी हासिल करना ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, IPP के लिए कितना मुश्किल होगा। IPP क़यादत चेयरमैन PTI से पूछ रही है कि वो 50 लाख घर कहाँ हैं जिनका इंतखाबी मुहिम में वादा किया था। साथ ही हुकूमत में आकर उन्होंने लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और कम से कम 50,000 तक माहाना तनख्वाह देने का भी IPP ने ऐलान किया है। सवाल ये है कि क्या लोग इस इंतखाबी नारे को मान लेंगे और अगर कल IPP हुकूमत में आती है तो क्या ये वादा पूरा कर सकेंगे? IPP कैसे पुराने लोगों के साथ नए पाकिस्तान का अधूरा मिशन पूरा कर सकती है? मैं बात करूँगी मुराद राज साहब, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी ज़ुबान लरसती है मुराद राज साहब, अभी आप लोग PTI के इतने पक्के चेहरे थे कि अभी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहते हुए एकदम ज़बान शिफ्ट करती है तहरीक इंसाफ की तरफ। बहरहाल एक बड़ा शो था, अच्छा शो कर लिया आप लोगों ने, लेकिन सवाल मेरा वही कि पुराने चेहरों के साथ, पुराने लोगों के साथ नया पाकिस्तान कैसे बनाएंगे आप लोग?
देखिए शाजिया, हम इतने को पुराने चेहरे नहीं हैं, हम सिर्फ इक़्तिदार में एक दफा रहे हैं और वो भी पूरी टर्म नहीं रहे। और इस तरह इन चेहरों को कहना कि जी हम अब पुराने चेहरे हो गए, मेरे ख्याल से पुराने चेहरे तो दूसरे हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 दफा बारियां ले चुके हैं। सो इसलिए आप हमें पुराना चेहरा नहीं कह सकती। तहरीक इंसाफ का तो पुराना चेहरा ही है ना। अब मेरी बात सुने, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, चेहरे तो पुराने हैं। मैं पार्टी की बात कर रही हूँ ना, मैं तो उस पार्टी की बात कर रही हूँ जिससे आप लोग आए हैं। बिल्कुल। अब नून लीग वाले तो नहीं आप लोगों से आके मिलेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे लोग आए हैं वो 99% पीटीआई के लोग जी। सो इसलिए वो कोई इक़्तिदार में तो नहीं रहे, वो हमारे साथ ही 18 में इक़्तिदार में आए थे ना 2018 के अंदर, और उनमें से कुछ लोग दूसरी पार्टीज में थे, वेरी फ्यू, जो कि हमारे साथ मिनिस्टर्स बने और कैबिनेट में आए। सो इंशाल्लाह ताला देखें, पार्टियां चेंज करने से आपका नजरिया कभी भी नहीं बदलता। शाजिया, आपका नजरिया तो वही रहता है कि आपने अपने मुल्क के लिए, जिस चीज के लिए हमने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी और तहरीक इंसाफ में जो हमने जदोजहद की थी वो अपने मुल्क के लिए थी, लोगों के लिए थी, वो किसी और चीज के लिए तो नहीं थी। तो आई मीन अगर आज हम इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसका मतलब हमारा नजरिया बदल गया। आई थिंक दैट इज द मोस्ट फूलिश थिंग दैट एनीबडी वुड एवर थिंक कि आप पार्टी चेंज करें तो आपका नजरिया चेंज हो गया। बिल्कुल भी कभी इस तरह नहीं होता। अभी भी वही जद्दोजहद है अपने मुल्क के लिए। आई मीन मुल्क को हमने उस मेरे ख्याल से नफरत की सियासत से फरशोर निकालना है, क्योंकि आई थिंक जितनी उस वक्त शायद तो इन 4 महीनों में ऑलमोस्ट बताया गया करने के लिए तकरीबन 3.5-4 महीनों का ही वक्त है इलेक्शंस में। तो कितनी तैयारी है आप लोगों की? आज तो एक पहला आप लोगों ने एक जबरदस्त किस्म का जलसा तो करने में कामयाब हो गए, लेकिन क्या उस तरीके से वोट बैंक बनाने में कामयाब होंगे आप लोग इस 3-3.5 महीने के अरसे में? आपने मेरे से ये दोबारा सवाल करना है 9 दिसंबर के बाद, क्योंकि हमारे आज से लेके प्रोग्राम जो शुरू हुए हैं, शुक्र अल्लाह ताला का कामयाब प्रोग्राम था। 9 दिसंबर तक हमारे हर हफ्ते या कई दफा हफ्ते में 2 दफा भी प्रोग्राम्स हैं ऑल अक्रॉस पंजाब। सो इसलिए आपने मेरे से ये फिर 9 दिसंबर के बाद ये सवाल पूछा। क्यों 9 दिसंबर तक क्या धमाके करने वाले हैं आप? थोड़ा सा बताया तो दें। नहीं 9 दिसंबर तक नहीं, मैं कह रहा हूँ 9 दिसंबर तक हमारे आपको कम से कम 10 प्रोग्राम्स नजर आ गए होंगे। वही तो पूछ रही हूँ कि उन प्रोग्राम्स में ऐसे क्या धमाके करने हैं आपने कि आपको वोट बैंक मिल जाएगा, पंजाब आप लोगों को मिल जाएगा, जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोई तहरीक इंसाफ का सारा वोट कोई शिफ्ट हो जाएगा, मगर डेफिनेटली लोगों को देखें, लोगों को नजर आएगा कि ये वही लोग हैं, मगर ये शायद उस तरह नहीं सोच रहे जिस तरह पहले सोच रहे थे। लड़ाई सारा वक्त की लड़ाई, गाली गलौज, सब चीजें और वो चीजें। आई थिंक वी वांट टू बी जस्ट पॉजिटिव राइट नाउ फॉर दिस कंट्री। अभी जब आप अपने हलके में जाते हैं तो क्या लोग रिस्पॉन्ड करते हैं आपको? आप लोग ने नई पार्टी ज्वाइन कर ली, इमरान खान जेल में है, जाहिर है आपको अपने हलके से जीते थे तो इमरान खान का वोट था वो, तो लोगों की क्या सोच है इस सारे प्रोसेस में? अब देखिए, सारा वोट आप हर दफा नहीं कह सकते कि सिर्फ इमरान खान का था। तो अगर सारा वोट इमरान खान का था तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं जीते? जाहिर है बाकी पार्टियां भी खेलने आई थी ना, कोई तमाशा तो नहीं देखने आई थी। उन्होंने जो भी खेलने आता है किसी ना किसी ने तो जीतना तो होता ही है। नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि क्योंकि जब सब कहते हैं ना कि जी आप जीते थे इमरान खान की वजह से सिर्फ, तो फिर बाकी कैंडिडेट्स के साथ भी तो इमरान खान था, शाजिया के नहीं था, तो वो क्यों नहीं जीते फिर? आई मीन मुझे नहीं समझ आती इस बात की। ये क्योंकि इलेक्शन लड़ना एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। आई मीन आपको आना चाहिए या आपको नहीं आता, आप किस तरह की कैंपेन करते हैं, आप थ्रू आउट द ईयर या ओवर द ईयर्स किस तरह आपने अपने हल्के के साथ डील किया। मैं बिल्कुल कहता हूँ पीटीआई का वोट था, मगर हर चीज पे ये कह देना कि जी वो सिर्फ इमरान खान की वजह से आप जीते, आई डोंट थिंक दैट इज फेयर। अच्छा, आप बज़ाहिर पार्टी का तासुर ये है कि पंजाब को फिलहाल आप लोगों ने फोकस करा हुआ है, तो कितना आप लोगों ऐसे ही है ना, पंजाब को आप लोगों ने ज्यादा फोकस किया हुआ है, तो कितनी सीट्स निकाल सकते हैं आप पंजाब से? जाहिर और यहाँ पर आपका मुकाबला भी जाहिर है पीटीआई से होगा। नून लीग एक जाहिर एक मजबूत जमात है, पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आती है, तो किसके साथ आप समझते हैं कि ज्यादा टफ टाइम हो सकता है? देखिए, हमें टफ टाइम तो मेरे ख्याल से दोनों से ही मिलेगा, मगर ये है कि इंशाअल्लाह ताला आपको एक बड़ा अच्छा नंबर सीट्स का हमारे साथ भी नजर आएगा। सो इसलिए आई थिंक हम तो आई मीन यू नो आपके साथ तो पुराना एक वास्ता है, सो आपको पता है कि जब किसी चीज के पीछे पड़ते हैं तो हम लोग तो लग जाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला
अगले 3 महीने आर गोइंग टू बी वेरी टफ। हमें पूरी मेहनत से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन हमें तो मेरे ख्याल से फरवरी में नजर आ रहा है, जनवरी एंड फरवरी के अंदर। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें मुराद राजा साहब, लीडरशिप में किस किस्म का फर्क है? एक इमरान खान की लीडरशिप में आप लोगों ने काम किया हुआ है और आज अलीम खान और जहांगीर तरीन की लीडरशिप में आप लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली डिफरेंस क्या है? देखिए, बेसिकली डिफरेंस ये है कि सिर्फ मेरे ख्याल से बातों तक बात नहीं जा रही, क्योंकि पहले बातें बहुत ज्यादा थी और मेरे ख्याल से अगर इम्प्लीमेंट करना था तो मेरे ख्याल से 300 यूनिट अभी मिलना तो नहीं शुरू हुए कि बातें अभी 300 यूनिट फ्री शुरू हुए। जब अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली और ना मिले तो फिर आपने मुझे जरूर पकड़ना। हाँ, जरूर। मगर मैं ये आपको जरूर बता दूं कि मेरे ख्याल से अगर जिस तरह हमने टाइम बुज़दार के साथ गुजारा है वो हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। सो इसलिए वो चीजें कभी ना बाहर आई हैं ना बाहर लाने की जरूरत है, मगर वो एक टाइम था जो कि बड़ा सख्त टाइम था, जिसे आप डरावना ख्वाब समझ के भूलना चाहते हैं। नहीं शाजिया, मैं आपको ये बताऊं कि एट द एंड ऑफ द डे कोई चीज भी करवानी होती थी तो उस बंदे को बैठ के आपको 4 दफा समझानी पड़ती थी कि कैबिनेट में लेके जाने पहले कि जी ये करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। सो आई मीन इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुराद राजा साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नाज़रीन फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।